हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि गुलाब जब गिरता है खून से सना हुआ तो नैन घबरा जाती है और कहती है ये क्या है यार। वो खुद से बड़बड़ाती है। उसके चेहरे पर पहली बार डर का असर साफ दिख रहा था। अब ये सिर्फ कोई अजीब शौक नहीं रह गया था, ये कुछ और ही था। उसने इधर उधर देखा लेकिन कॉलेज के गेट के पास कोई नहीं था। सिर्फ एक बिल्ली सामने से भागती चली गई थी। गुलाब को उसने कूड़ेदान में फेंका और अपनी बाइक स्टार्ट की और हॉस्टल रूम की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचते उसने दरवाजा लॉक किया। बैग पटकते हुए सीधे बिस्तर पर जा बैठी। मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां बस बार बार एक ही नंबर पर रुक रही थी, श्रेया। श्रेया उसके कॉलेज की एकमात्र दोस्त, जिसे वो इन सब चीजों में याद करते थे। उसने पहले भी श्रेया से कहा था कि कोई है जो उसे इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह भेजता है, और श्रेया ने ये कहकर टाल दिया था कि हाय हाय मत कर, चिल मार यार। मगर आज उसने वो नंबर फिर से डायल किया था। हेलो श्रेया। श्रेया, कुछ अजीब हो रहा है। किसी की आंखें मुझे फॉलो कर रही हैं। कोई है जो मुझे फॉलो कर रहा है। अरे कुछ नहीं है, कोई चाहने वाला होगा। तेरे इतने तो हैं चाहने वाले, क्या फर्क पड़ता है। एक और हो गया या हो गई। लड़के अट्रैक्ट होते हैं भाई, पता है लड़के तो अट्रैक्ट होते ही हैं तेरे से, कि उन्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन लड़कियां भी तुझ में जो है लड़कों की क्वालिटी देखने लगी है। रफनेस, तेरा कूल एटीट्यूड, बेपरवाह लाइफस्टाइल देख के लड़के क्या, लड़कियों के भी दिल, लड़कियां भी दिल हार बैठती हैं। तो कोई होगा तेरा दीवाना या दीवानी। ये कह के वो फोन कट कर देती है। वो बहुत देर तक बैठी सोचती रहती है कि क्या करूं, लेकिन कहीं दूर से अचानक से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। नयन का कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक टूटा मकान था, जैसे को जहाँ कोई आहट तक नहीं थी, और वहां से कोई नयन को महसूस कर रहा था। दिन बीत रहे थे और एक रात तीसरी मंजिल के कोने में बिना प्लास्टर वाली ईंटों के सहारे एक लड़की खड़ी थी। लंबे ढीले बाल, ढकी हुई परछाई और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसके हाथ में वही किताब, रक्त रंजित प्रेम, और पैरों के पास पड़ा था एक पन्ना उसी किताब का, जिस पर ताजा खून के छींटे थे। उसने किताब को सीने से लगाया, दीवार से टिक कर मुस्कुराई और बोली, डरना शुरू कर दिया है तुमने। यानी असर होने लगा है नयन, होने लगा है। बस कुछ दिन और। फिर उसने झुककर पन्ना उठाया और दीवार पर चिपकाया। और उसके कमरे में
जिसके नीचे जहाँ पर एक कैंडिड फोटो लगी थी, शायद नयन के किसी पुराने कॉलेज ट्रिप की। स्टॉकर ने उसके गाल पर अपनी उंगली फिराई, जैसे तस्वीर को महसूस कर रही हो, और बड़बड़ाई की, तुम्हारे गाल इतने नर्म हैं जितने मेरी सांसें। अब डर, अब भागा। हाँ, तो बात ही कर लो। फिर वो दूसरी तस्वीर की तरफ मुड़ी। नयन हंसते हुए बाइक चलाती, बालों को पीछे झटकती, गुस्से में आंखें तैरती। हर तस्वीर के नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी, रक्त रंजित प्रेम से ली गई। मोहब्बत जब अपनी सीमा लांघती है तब केवल अधिकार नहीं, हथियार बन जाती है। दूसरी के नीचे लिखा था, जैसे पाने की हद से ज्यादा चाहत हो, उसे खोने का डर नहीं होता, उसे मिटा देने का जुनून होता है। हर इश्क में एक प्रेमी होता है और एक शिकारी। फिर स्टॉकर ने दीवार पर लटकते एक ब्लैक टी शर्ट को उठाया, जैसे नयन को देख रही हो, उसे महसूस करने की कोशिश कर रही हो। और फिर उस टी शर्ट को सीने से लगाई और खुद बहुत धीमे से बोली, बस एक बार, बस एक बार तुम थक कर पलटोगे ना नैन, तब भी मैं यही होंगी। सॉरी शब्द क्या बोले जा रही हूँ मैं, सॉरी। हाँ, दीवार पर लटकी एक ब्लैक टी शर्ट को उठाया जो नयन जैसी लग रही थी, उसे सीने से लगाया और बहुत धीमे से कहा, बस एक बार तो थक के पलटेगी ना, मैं वहीं होऊंगी, अपनी बाहें फैलाई हमेशा की तरह तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। एक दिन कॉलेज में नयन लूज कार्गोस और ब्लैक हुडी में कॉरिडोर में घूम रही थी, जो उसे लड़कियों की भीड़ में अलग दिखाते थे। तभी एक आवाज आई पीछे से, तू लड़की लगती ही नहीं यार। तो मुस्कुराकर उसे जवाब देती है, क्यों, क्रश होने से डर लग रहा है क्या? बात वहीं खत्म हो गई। उसी रात स्टॉकर अपने रूम में और रात को अपनी डायरी में एक लाइन लिखती है, मोहब्बत उसे कहते हैं जो सांस ले तो दिल धड़क जाए। और नयन, तुम सांसें लेती हो तो मेरी धड़कनें पागल हो जाती है नयन। और फिर वो अपने कमरे में बैठी रक्त रंजित पढ़ने लगी। दीवारों पर नयन की फोटो चुपचाप जमी थी और एक लाइन पर पढ़ते पढ़ते उसकी उंगलियां ठहर गईं, जिस पे लिखा था, जिसे पाने की ख्वाहिश हो उसके सांसों तक पर हक चाहिए। उसने किताब बंद की, गहरी सांस ली और फुसफुसाई, मैं तुझे पाऊंगी नयन, मैं पूरी तरह नयन, तुम सिर्फ मेरी बनोगे। इधर वक्त धीरे धीरे बीतने लगा था। कॉलेज की लाइब्रेरी में हमेशा एक कोना नयन का होता था, जहाँ ना कोई बात करता, ना कोई आता जाता। वो किताबों से ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन में गुम रहती। ढीले टी शर्ट और घिसे हुए बूट्स और स्किन फिट जीन्स, उसे देखकर कोई पहली नजर में अपना दिल दे बैठे। नयन को देखे
तभी लाइब्रेरी में कुछ लड़कियां फुसफुसाते हैं, पता नहीं यार ये नया लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट लगती है या लड़कियों से ज़्यादा कूल लगती है। लेकिन नयन को परवाह नहीं थी। उसके लिए दुनिया बस उतनी थी जितनी उसकी आंखों से दिखे और जितनी उसकी समझ में आए। दोबारा लाइब्रेरी के उसी कोने में वो बैठी हुई थी और फिर अपने बैग से कुछ निकालने लगी तो एक छोटा सा पैकेट पड़ा था। अंदर से निकली एक किताब, रक्त रंजित प्रेम। कवर पर उंगलियां से रगड़ने के निशान थे, जैसे कोई इसे हर रात छूता हो। और आखिरी पन्ने पर लिखा था हादसे की, जब मोहब्बत खून तक पहुंच जाए तब उसे जुनून कहते हैं। नया नहीं पढ़ते वो बुक फेंक के वहां से चली गई। कुछ दिन बाद एक और पैकेट, इस बार पैकेट में कोई और पंक्तियां थी जो उसी किताब से ली गई थी। तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई हो नयन, क्या तुम मुझे कभी अपना बनाओगे? नयन ने इन पंक्तियों को पढ़ते हुए खुद से कहा, ये सब सिर्फ एक खेल है या कोई मुझसे बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है यार। इतना बोल के उसने फिर उन सब चीजों को इग्नोर किया, लेकिन फिर भी उसे अब महसूस हो रहा था कि इन शब्दों के बीच कुछ था जो उसे बहुत ज्यादा खींच रहा था। अब नयन सोचने लगी थी कि क्या सचमुच किसी का इश्क था या कोई मानसिक खेल था जो उसके साथ खेला जा रहा था। कॉलेज के कॉरिडोर में लड़कियों के झुंड से एक आवाज आई। कुछ दिनों बाद जिस लड़की ने उसे पहले परेशान किया था, उसी ने आज कहा कि ये नयन, बियर्ड भी उगवाएगी क्या? पर्सनैलिटी तो तेरी लड़कियों की भी जान ले ले, बियर्ड उगवाई ले, हम भी दिल दे देंगे, बिकॉज आई लाइक मेंस। उसी के साथ हंसी का एक छोटा सा धमाका। नयन ने बिना रुके पलट कर जवाब दिया, जब तुम अपनी ये मूछें बनवाओगे उसी दिन मैं बियर्ड उगवा लूंगी। ये कहते हुए वो वहां से निकल गई। उसकी आंखों में वो बेपरवाह चमक थी जो अक्सर अकेले रहने वालों में होती है। वो तो वहां से जा चली गई थी और सान्या, वही लड़की जो नयन से कह रही थी कि नयन बियर्ड उगवाओगी, सब हॉस्टल में थे। डिनर वगैरह करके सब अपने अपने रूम में आ चुके थे। रात के करीब 1:30 बजे का समय था। हॉस्टल की लाइटें बुझ चुकी थी। सान्या वॉशरूम से लौट रही थी, नंगे पांव, नींद में डूबी हुई। कॉरिडोर एकदम सुनसान था। जैसे ही वो मुड़ी, उसके चेहरे पर टॉर्च की सीधी रोशनी पड़ी। क्लिक। और टॉर्च के पीछे कोई खड़ा था। चेहरा दिख नहीं रहा था पर हाथ में एक फोन था। फोन की स्क्रीन पर सान्या की वही फोटो थी जो मॉर्फ की गई थी, बेहद ही अश्लील तरीके से। सान्या ने उस इंसान का चेहरा देखने की लाख कोशिश की, लेकिन वो देख नहीं पाई। लेकिन अपनी फोटो देखते ही जो उसके मोबाइल पर वो भेजी गई थी, उसने अपने मोबाइल में फोटो देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इधर से आवाज आई कि तू सोचती है या तू सिर्फ हंसती है? तू दूसरों को चुभती भी है, और जो चुभता है ना उसे निकाल दिया जाता है। वो आवाज लड़की की थी, धीमी, सर्द और नशीली सी, मगर इतनी खामोश कि रूह में उतर जाए। सान्या पीछे हटने लगी, लेकिन फर्श पर कोई स्लिपरी तेल जैसा कोई कुछ पड़ा हुआ था। उस पे पैर पड़ते ही वो फिसली और घुटने पर चोट आ गई। उससे पहले कि वो चीखती, सामने वाले ने
टॉर्च बंद कर दी और अंधेरा हो गया। जब तक वो अपना होश संभालती उठती, सिर्फ एक धीमा सा फुसफुसाता वाक्य उसका गला दबाते हुए उसके कानों में आया। नयन का नाम फिर जुबान पे आया तो अगली बार ये अंधेरा परमानेंट होगा, सान्या। और ये कहकर जब तक सान्या खुद को संभालती, वो साया वहां से गायब हो चुका था। सान्या ने खुद को संभाला। सान्या को लगा ये नयन का काम है बदला लेने के लिए। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। अगली सुबह सान्या ने वार्डन से शिकायत की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, लेकिन पता चला कि उस रात का मतलब कल रात का तो कैमरा ही बंद पड़ा था। कॉमन रूम में नयन को बुलाया गया और सबके सामने बैठाया गया। वार्डन ने कहा, नयन, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने सान्या को जानबूझकर डराया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नुकसान पहुंचाया, उसकी फोटो के साथ मॉर्फिंग की। क्या है ये? क्या सच? नयन थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आवाज आई, ठंडी, सीधी और स्पष्ट। मैम, मुझे ना सान्या से कोई मतलब है, ना उसके इमोशन से। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी को डराती फिरूं, और डराना ही होता ना तो मुंह छुपा कर नहीं करती, सामने से करती। सान्या गुस्से से चिल्लाई, यही है मैम इसका रवैया, देखिए इसे। नयन, मैंने कॉलेज में हल्की फुल्की मस्ती की थी, जो अक्सर सबके साथ होती रहती है। पता नहीं था कि तुम उसका बदला ऐसे लोगी, सोचा ही नहीं था यार मैंने। नयन कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ये सभी क्यों करूंगी? इतनी वीक नहीं हूँ मैं कि कहीं मुझे फंसा। एक मिनट, कहीं तुम मुझे फंसाने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे? तुमने खुद ही तो ये सब नहीं। वार्डन ने तभी डांटते हुए कहा, इनफ नयन, जब तक बात साफ नहीं होती तो मैं 1 हफ्ते के लिए लाइब्रेरी ड्यूटी और कॉमन रूम एक्सेस बंद किया जाता है। हालांकि नयन को बुरा लगा था, बट उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो दिन ऐसे ही बीत गया था और उसी रात स्टॉकर अपने कमरे में बैठी थी और खुद में बड़बड़ाई। उसे डांटा गया, उसे जलील किया गया, जबकि गुनहगार मैं थी। फिर उसने अपने आप को आईने में देखा और मुस्कुराई और बोली, अब तो सच में रोएगी सान्या, सच में। वो रात कुछ अलग थी। हॉस्टल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां 2:37 AM पर अटकी थी। सान्या आधी नींद में करवट ले रही थी। उसके रूम की रूममेट दूसरे रूम में ग्रुप स्टडी के लिए गई थी और वहीं सो गई थी कि तभी उसे अपने बिस्तर के पास किसी के सांसों की आहट महसूस हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। सामने दिखी काली हुडी में एक परछाई, चेहरे पर एक मास्क। सान्या कुछ बोलने वाली थी, पर तभी एक हाथ उसके मुंह पर दब गया, ग्लव्स पहना हुआ हाथ, और बोली, चिल्लाने की कोशिश भी की ना तो अगली बार से बाल नहीं जाएंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों के सामने तेजी से कचकचाती कैंची चमकी और छर्र करके एक झटके में उसके आधे बाल काट दिए गए। वो बाल जिसे सान्या लेके बहुत पॉजिटिव थी, उसे अपने बाल बेहद प्यारे थे। पूरे दिन कॉलेज हॉस्टल में वो अपने बालों को संवारा करते थे, लेकिन उसके बालों का एक लंबा हिस्सा वहीं काट दिया गया। सान्या का अपने लगे आंसू बह निकले। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन गला सूख चुका था। उस परछाई ने उसके कान में जाकर फुसफुसाया, ये सिर्फ चेतावनी है। नयन के खिलाफ एक और शब्द और अगली बार आवाज भी काट दूंगी, याद रखना। और फिर जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। सान्या तो सदमे में पूरी रात रोती रही।
आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।